धन्यवादः। हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृताः। ओम स्वस्ति। ओ सुंदरम। इदानीम् अस्माकं विशेष कक्षा आरभ्यते। प्रशिक्षकः डॉक्टर विमलेन्दु कुमार त्रिपाठी महोदयः इदानीं चालयतु कक्षा। ये नमो नमः। सर्वे प्रणम्यन्ते। हिंद्यामेव। आप सभी का इस विशेष शीतकालीन शिविर में स्वागत है और हम आज अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पाठ को 3 रूप में पढ़ेंगे। एक शब्द रूप, दूसरा प्रत्यय और तीसरा लट लकार। और वाक्य विन्यास को या वाक्य को बनाना हम सीखेंगे कि संस्कृत में कैसे वाक्यों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम शब्द रूप पे आते हैं और शब्द रूप में बालक को लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। आवाज आ रही है। मैं एक ये कहना चाहूंगा कि जैसे को होस्ट के रूप में जो भी प्रमुख लोग हैं उनको बना दिया है, तो अभी मैं एक बार म्यूट कर रहा हूं और सभी लोग अपने को चाहें तो अनम्यूट कर लेंगे और बोलेंगे भी बीच बीच में, और जो को होस्ट हैं वो खुद से अपने को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ ठीक है। तो अब आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, फिर हम आते हैं प्रकृत विषय पे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम आज के अध्ययन को 3 रूपों में ले लेंगे। पहला होगा शब्द रूप, दूसरा होगा धातु रूप और तीसरा होगा प्रत्यय। तो सबसे पहले हम शब्द रूप पे आते हैं और बालक शब्द को लेते हैं। आप सबने बालक शब्द का रूप देखा ही होगा, सुना ही होगा। संभवतः आप में से जितने लोग हैं, कुछ नए होंगे, उनके लिए हो सकता है नया भी हो। तो बालक शब्द जो है अकारांत है। अकारांत हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अकार हो। तो जैसे हम बालक का उच्चारण करते हैं तो बालक, तो क में अ है तो बालक हो गया। दूसरी तरफ हम विभक्तियों को लेते हैं जो कर्ता के चिन्ह हैं। तो एक तरफ आप विभक्तियों को ले लें और दूसरे तरफ बालक शब्द को ले लें और देखें। जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, तो उसका चिन्ह है ने, कर्ता ने। द्वितीय है कर्म को, तीसरा है करण से के द्वारा, चौथा है संप्रदान के लिए, पांचवा है अपादान से, छठा है संबंध कारक का के की उसका चिन्ह होता है, और सातवां है अधिकरण जिसका चिन्ह है में पई पर, और सातवां है संबोधन हे अरे रे। इस रूप में अब हम आते हैं, बालक शब्द को लेते हैं और पुनः विभक्तियों के साथ
इनका संयोजन करके देखते हैं कि किन रूपों में रूप चलता है और क्या क्या प्रयोग बनता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में हम लेंगे तो होगा बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालकः जो है वह एक लड़के के लिए आएगा प्रथमा विभक्ति में, जिसका हमने बताया कि कर्ता ने। तो बालकः अर्थात एक लड़का, बालकौ अर्थात दो लड़के, और बालकाः अर्थात 2 से 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जब हम बालकाः की बात कर लेते हैं तो बहुवचन का रूप हो जाता है प्रथमा बहुवचन में। उसी प्रकार हम द्वितीया में आते हैं तो बालकम, बालकौ, बालकान। जैसे मान लीजिए एक एक वाक्य को भी हम पकड़ते हैं तो थोड़ा पाठ आकर्षक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लड़का जाता है, एक रूप है, तो वहां होगा बालकः गच्छति। 2 लड़के जाते हैं तो बालकौ गच्छतः, और 2 से अधिक लड़के हैं तो बालकाः गच्छन्ति, अर्थात बहुत सारे लड़के जा रहे हैं। मैं यहाँ पे रोक करके पहले बालक शब्द को कंटिन्यू आपको संबोधन तक ले आता हूँ, फिर मैं लकार पे ला करके रूपों के प्रयोग और रूपों की विविधता के बारे में आप सबको बताऊंगा। तो बालकम अर्थात बालक को कहना हो कि बालक को बुलाओ तो बालकम, या बालक को बुलाता है तो बालकम, तो द्वितीया एक वचन, बालको द्वितीया द्विवचन, बालकान द्वितीया बहुवचन। उसी प्रकार बालक के साथ जाता है वाक्य होगा तो वहां तृतीया में बालकेन, तृतीया द्विवचन बालकाभ्याम, तृतीया बहुवचन बालकैहि। उसी प्रकार बालक के लिए पुस्तक है। जैसे मान लें कि हम पढ़ाते हैं और किसी ने पूछा तो हम कहेंगे कि बालक के लिए पुस्तक है। आप ये पीपीटी के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसको देखें भी आप। तो जैसे बालक के लिए तो वहां पे बालकाय हो जाएगा, 2 बालकों के लिए तो बालकाभ्याम, और बहुत सारे बालक हैं तो क्या हो जाएगा बालकेभ्यः। तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। उसी प्रकार पंचमी में हम आएंगे तो बालकात, बालक से, जैसे वह बालक से पूछता है, चाहे बालक से बात करता है तो बालकात, बालकाभ्याम, पंचमी अपादान कारक, द्वितीय विभक्ति। अब बालकै ही अर्थात बहुत सारे बालकों से। इसी प्रकार षष्ठी में बालकस्य अर्थात बालक का, यह पुस्तक बालक का है या पुस्तक बालक का है, तो ये क्या हो जाएगा, यह पुस्तक अच्छी है परंतु उस लड़के की है, तो लड़के की, पुस्तक का संबंध किससे हुआ, लड़के से हुआ। तो वहां षष्ठी एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकाः। हेलो, हाँ, बालका नाम सही, आगे चलो। ये कुछ वीडियो रुका हुआ दिखा रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, आप पढ़ाते रहे वो वहां। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो बालका नाम बहुत सारे लड़कों के संदर्भ में जब बात होगी, जैसे बालकों की टोली आ रही है तो बालका नाम दलम आगच्छति। अभी मैं आऊंगा कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो वह षष्ठी बहुवचन में हो गया। उसी प्रकार सप्तमी एक वचन में बालके, बालक में, जैसे हम बोलते हैं इस लड़के में बहुत गुण है, बहुत सारी क्वालिटी है, तो बालके सप्तमी एक वचन, बालकयोः सप्तमी द्विवचन, और बालकेषु सप्तमी बहुवचन। उसी प्रकार संबोधन हो जाएगा बालक, बालकौ, बालकाः, अर्थात हे बालक, हे दो बालक, 2 बालकों, और हे बहुत सारे बालकों। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि बालक शब्द के रूप के अनुसार, क्योंकि बालक जो है अकारांत है और इनका हमने 7 विभक्तियों में रूप चलाया, तो इसी प्रकार राम का भी रूप चलेगा, श्याम का भी रूप चलेगा, छात्र का भी रूप चलेगा, शिक्षक का भी रूप चलेगा, अध्यापक का भी रूप चलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिन जिन शब्दों के अंत में अकार आएगा उन्हें हम अकारांत शब्द कहेंगे, और उन सभी शब्दों का बालक के समान रूप चलेगा। अब इसमें से आप सबों में से अगर कोई प्रश्न या ऐसी कोई बात हो जो इन रूप के क्रम में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं एक बार।
कोई भी पूछना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट करके पूछ लें। एक बार अभ्यास भी शब्द रूप का हो सकता है, जिससे हाँ हाँ ठीक है, तो हम आगे चले। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे मेरे विशेषज्ञ महोदय। नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा था। मैं वो शब्द का अभ्यास करने के लिए श्रीमान हाँ अरविंद जी ने हाँ कहा, हाँ वो हाँ, अच्छा मैं लगा। आता हूँ। हाँ, आता हूँ वहाँ पे आता हूँ। तो जैसे मैंने रूप चलाया ना आपको कि बालक बालको बालका, यह प्रथमा एक वचन में बालक हुआ, द्विवचन में बालको हुआ और बहुवचन में बालका हुआ। अब आप इस बात को यहीं रोक दें और आप सीधे आ जाए धातु रूप पे। धातु रूप एक बार दिखा दिया जाए शंभू जी के द्वारा। जी शंभू अब जी, आप आ जाए सीधे जी शंभू जी स्क्रीन शेयर को कोई छेड़ रहा, उसे आप ब्लॉक करिए। हाँ, मैं तुरंत कर रहा हूँ। हाँ बोले क्या? जी जी, आप जी जारी जी, रखें। आप जारी रखें तुरंत। हाँ चलिए, तो हमने पहले ही कहा था कि हम आज के पाठ को हम लोग 3 रूपों में बांट लेंगे। तो पहला रूप मैंने बताया था कि शब्द रूप पे बात होगी, तो हमने एक बालक शब्द को रूप लिया और उसके सातों विभक्तियों में हमने रूप को आपको चलाया कि प्रथमा में क्या रूप बनेगा, द्वितीय में क्या बनेगा और तृतीया में क्या बनेगा, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा। और उसी प्रकार हम कर्ता से लेके चिन्ह का प्रयोग करते हुए संबोधन तक आए थे। अब हम आते हैं धातु रूप पे। जैसा कि आप सबको पता है कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं और उनमें जो पहला लकार है उस लकार का नाम है लट लकार। आप फीडबैक भी देते रहेंगे, कोई भी जो भी है उसमें से। तो मैंने बताया कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, आप सबको पता होगा। और उनमें जो पहला लकार होता है उस लकार का नाम है लट लकार। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के अर्थ में करते हैं। वर्तमान काल वह होता है जिसमें जो समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान कहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह जो पढ़ाना रूपी जो कार्य है या पढ़ाना रूपी जो क्रिया है वह क्या है, वर्तमान है। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। और हम इससे पहले ये जान लें कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन हम नीचे के क्रम से आएंगे, अर्थात हम उत्तम पुरुष से बात को प्रारंभ करेंगे। तो उत्तम पुरुष का जब भी कर्ता होगा वह होगा अहम, आवाम, वयम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब अहम होगा उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा। अहम का अर्थ हुआ मैं, अर्थात जैसे मान लीजिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो वहां अहम जो है वह कर्ता है। मैं एक एक उदाहरण पे आऊंगा, पहले आपको दिग्दर्शन करा देता हूं। और आवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता हुआ, तो आवाम का अर्थ हुआ हम दोनों। और वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है हुआ, तो वयम का अर्थ हुआ हम सब। तो हमने कहा कि 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और हमने उत्तम पुरुष पे चर्चा करी कि उत्तम पुरुष एक वचन का संस्कृत होगा अहम, जिसकी हिंदी होगी मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा आवाम, जिसकी हिंदी होगी हम दोनों। और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होगा वयम, जिसकी हिंदी होगी हम सब। तो यह उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पे।
उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, त्वम की हिंदी होती है तुम। द्विवचन में होगा युवाम, युवाम की हिंदी होती है तुम दोनों। और बहुवचन में होगा यूयम, तो यूयम की हिंदी होगी तुम सब। मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्यम पुरुष एक वचन का करता हुआ त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता हुआ युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन का करता हुआ वयम, यूयम, क्षमा करेंगे यूयम। तो त्वम की हिंदी हुई तुम, युवाम की हिंदी हुई तुम दोनों, और यूयम की हिंदी हुई तुम सब। अब ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बाद जितना कुछ भी बच जाएगा, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, राम, श्याम, सीता, गीता, या मैं यूं कह लूं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बाद जितने भी पदार्थ या व्यक्ति बच जाते हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में चले आते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रथम पुरुष, इन दोनों के अतिरिक्त जो भी बचते हैं वे सारे के सारे प्रथम पुरुष में चले आते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? इसमें आप कोई भी एक आदमी बताएं, कोई भी एक छात्र बोले, जैसे अर्पिता या अंजू शर्मा है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ महोदय। हाँ, अगर कोई भी ऐसा हो तो आप तुरंत अनम्यूट करके पूछेंगे आप हमसे। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं, धन्यवाद। अब मैं कह ये रहा था कि कर्तृवाच्य, तो देखिए हमने कहा ना कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है, और अभी हमने बताया कि उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स है, मध्यम पुरुष का कर्ता फिक्स है, और इन दोनों के बाद जितने भी बच जाते हैं वे सारे के सारे प्रथम पुरुष में चले आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। तो पहले तो आपके मन में यह होना चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य है क्या? तो जो कुछ भी हम कहते हैं उसे हम वाच्य कहते हैं। आप मेरी बात को पुनः ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य, तो पहले अगर हम शब्दों को अच्छे से पकड़ लेना तो सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। जैसे कर्तृवाच्य को आप तोड़ लीजिए, एक कर्तृ हुआ और एक वाच्य हुआ। तो वाच्य है क्या? तो जो कुछ भी हम कहते हैं उसे हम वाच्य कहते हैं। जो कुछ भी हम कहते हैं या बोलते हैं वो सब वाच्य है। और कर्तृवाच्य अर्थात जिस वाच्य में कर्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, अर्थात कर्ता की ही प्रधानता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब देखिए कर्तृवाच्य में हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा था ना कि हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, तो जैसे कर्तृवाच्य में हमको कोई भी ट्रांसलेशन करना है, कोई भी हिंदी को रूपांतरित करना है या भाषांतर करना है, तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, उसका एक नियम भी होता है। तो जैसे आप आइए कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में कहता है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा। कर्तृवाच्य को जब हम बनाने चलेंगे, आप पुनः ध्यान देंगे, मैं जिस चीज को बोलने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कर्तृवाच्य के नियम पे मैं बोलने जा रहा हूँ कि कर्तृवाच्य में अनुवाद कैसे बनते हैं। तो देखिए कहा है ना कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा। तो प्रथमा क्या, अर्थात प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें होती है? तो कर्तृवाच्य में। और कर्म में द्वितीया। तो द्वितीया क्या है? तो द्वितीया विभक्ति है। तो कर्मवाच्य कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और जो हमारा कर्ता है ना, वो हमारा जो क्रिया है ना, वह कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। आप बिल्कुल व्यग्र नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे। मैं दोबारा एक बार पुनः बोलता हूँ और इस चीज को आप समझ लेंगे तो अभी अनुवाद में जब हम आएंगे आपका कॉन्सेप्ट स्वतः क्लियर हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और क्रिया जो है ना वह कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। आप ध्यान देंगे, मैंने शुरू में ही बताया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
मैंने बताया भी कि उत्तम पुरुष का कर्ता अहम अवाम वयम होगा, मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम युवाम यूयम होगा, और शेष जो बच जाएंगे वे सारे के सारे प्रथम पुरुष में चले आएंगे। और वचन की भी मैंने बात की थी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कि मैं है तो उत्तम पुरुष एक वचन है, हम दोनों है तो उत्तम पुरुष द्विवचन है, हम सब है तो उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो इस प्रकार यह नियम हो गया कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होती है। चलिए अब हम आते हैं और रूप को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पठ धातु को उठाते हैं, पठ धातु को उठाते हैं और हम आपका एक एक प्रयोग बनाते हैं। देखिए कैसे बनते चला जाएगा और कितना आपको मजा आएगा और लगेगा कि कितनी सरल और सहज भाषा है संस्कृत। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी मेरी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, मैं चलता हूँ फिर। अब हम आते हैं, देखिए आप प्रकृति पे आ जाइए बिल्कुल। हम पठ धातु को उठाते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि धातु वो मूल शब्द हैं जिनसे संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। आप ये भी ध्यान दे लेंगे, हर विषय के अपने कुछ शब्द होते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर सब कुछ चलता है। तो धातु जो है संस्कृत में वे शब्द हैं जिनसे संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। मूल शब्दों को हम धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पठ धातु को उठाया और जो पठती रूप बना, वह जो पठती क्रिया बन रही है ना, तो वह धातु क्या है? पठ, यानी मूल में हमारा पठ धातु है। तो चलिए अब हम आते हैं, एक रूप पठ धातु को उठाते हैं और हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए पठती, पठतः, पठंती। तो पठती हुआ प्रथम पुरुष एक वचन, पठतः हुआ प्रथम पुरुष द्विवचन और पठंती हुआ प्रथम पुरुष बहुवचन। हमने आपको बालक शब्द को पढ़ाया था कि बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालक प्रथमा एक वचन, बालकौ प्रथमा द्विवचन और बालकाः प्रथमा बहुवचन। तो जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है, आप सब लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और वाक्य लिखिए कि बालक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को आप अपने कॉपी में सब लोग लिखिए कि बालक पुस्तक पढ़ता है। आप लोग लिख रहे हैं क्या? थोड़ा अवसर दे दिया जाए। हाँ महोदय। हाँ महोदय। चले। हाँ हेलो। हरिओम। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अग्रे भवेत्। हाँ, कंटिन्यू करूं क्या? जी करें, ठीक है। चलिए तो मैंने अभ्यास जैसे थोड़ा हो जाए, अभ्यास करके आगे बढ़ा जाए। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि बालक पुस्तक पढ़ता है। आप एक वाक्य को अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पढ़ता है क्रिया है, पढ़ता है क्रिया है, और कौन पढ़ता है? तो बालक पढ़ता है। तो बालक क्या हुआ? बालक आपका कर्ता हुआ। और क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। तो मैंने वाक्य बोला कि बालक पुस्तक पढ़ता है। कभी भी जो कभी भी जो वाक्य हो तो हम क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसको हम कर्ता मान लेंगे। जैसे पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? आप क्रिया से स्वतः प्रश्न कीजिए, कौन पढ़ता है? तो बालक पढ़ता है। तो बालक कर्ता हो गया। फिर उसी क्रिया से हम क्या
और किसको का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है उसको हम कर्म मान लेते हैं। किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म हो गया, और पढ़ता है क्रिया आपको पता ही है। मैंने आपको कर्तृवाच्य का नियम बताया कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो होगी कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होगी। तो अब यहाँ देख लीजिए, बालक है तो बालका हो गया। किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तकम हो गया। क्योंकि पुस्तक में कर्म है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, नपुंसक लिंग है। और मैंने कहा था कि क्रिया कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होती है, तो चूंकि बालक जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी, पठती हो जाएगी। इस प्रकार हमारा रूप होगा बालकः पुस्तकम पठति। क्लियर हुआ आप सबों को? क्लियर हुआ? अक्षय कुमार जी क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। जी सर जी। बिल्कुल, तो आगे बढ़े। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि दो लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, तो बालकौ पुस्तकम पठतः। चूंकि यहाँ पठतः इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है यहाँ बालकौ है, अर्थात प्रथमा द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी प्रथमा द्विवचन की हो जाएगी। तो बालकौ पुस्तकम पठतः। उसी प्रकार बहुत सारे लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, तो बहुत सारे का हो जाएगा बालका। मैंने पहले ही बताया था कि एक और दो के बाद जो बचेगा उसको हम बहुत सारे में ले लेंगे। तो बालका पुस्तकम पठन्ति, तो आपका हो गया ना, बालका प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हुआ, पुस्तकम क्रिया हुई, और कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया भी पठन्ति हो जाएगी। उसी प्रकार हम आते हैं, तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये तो मैंने आपको प्रथम पुरुष का अभ्यास कराया। इसी प्रकार हम आते हैं, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत हो जाएगी त्वम, पुस्तक की संस्कृत हो जाएगी पुस्तकम, और क्रिया हो जाएगी पठामि, पठसी। पठ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। पठसी इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो कर्ता है ना, वह मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो चूंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हम पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी। तो त्वम पुस्तकम पठसी। समझ गए? तो पठामी नहीं होगा, समझे ना? पठामी क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे तुम है, और तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी? मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो त्वम पुस्तकम पठसी। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत हो जाएगी युवाम। पुस्तक की संस्कृत पुस्तकम आप जान ही रहे हैं, आप रूप चला लीजिए पठ धातु का। पुस्तकम पठतः। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सुंदरम, बहुत सुंदरम। अब क्यों हुआ बताएंगे? क्यों हुआ आप बताएंगे कि युवाम पुस्तकम पठतः क्यों हुआ है? मध्यम पुरुष का रोग है ना वही। हाँ तो यहाँ पुरुष द्विवचन बता रहा है। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्ता है वह मध्यम पुरुष द्विवचन का है, द्विवचन में है। तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हो जाएगी। उसी प्रकार आइए हम आगे चलते हैं, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। एक वाक्य हम बनाएंगे कि तुम सब पुस्तकम पठतः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूयम पुस्तकम पठतः। उसी प्रकार मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तक पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मैं आपका विद्यार्थी हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं पूछ रहा हूँ कि गुरुजी कैसे हुआ, ये पठानी क्यों हुआ, पठती क्यों नहीं हुआ, तो आप हमें बताएं। ये उत्तम पुरुष का है ना गुरुजी। क्या है उत्तम पुरुष का? उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन है। तो उत्तम पुरुष का क्या एक वचन है?
जी। उत्तम पुरुष का करता है, उसके अनुसार क्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मैं यही कहलवाना चाह भी रहा था। धन्यवाद आपको मैम। तो उत्तम चूंकि जो है मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का संस्कृत हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामि। उसी प्रकार हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, क्या होगा आप ही लोग बताएं। वयम पुस्तकम पठामः। नहीं वाक्य आवाम पुस्तकम पठावः। बहुत सुंदर, आवाम पुस्तकम पठावः। अब ये आप बताएं कि आवाम क्यों हुआ। आवाम बहुवचन रूप है। नहीं, द्विवचन का द्विवचन है और ये करता है। ठीक लेना है, क्योंकि आवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो और आवाम की हम दोनों की संस्कृत हो जाएगा आवाम, पुस्तकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्रिया हमारी पठावह। उसी प्रकार हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम सब की संस्कृत हो जाएगी वयम पुस्तकम पठामः। बहुत सुंदर। अब बताइए, अब संस्कृत कठिन है। अब आप बताएं, संस्कृत कठिन है। तो आप बनाने लगे ना वाक्य, बनाने लगे ना आप सब वाक्य। ठीक है, अब मैं विशेषज्ञ महोदय को बोलता हूं कि आप आए और कुछ आपको बताना है तो 2 मिनट के लिए बताएं। विशेषज्ञ महोदय आदरणीय ब्रज बिहारी पांडे जी। धन्यवाद। आज के विषय के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय के प्रयोग के लिए भी निर्देश किया गया था। मैं उसी में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अव्यय के रूप में होता है और तुमुन प्रत्यय में जिस धातु से जो भी शब्द बनते हैं उसके 3 अर्थ होते हैं। जैसे क्री धातु से यदि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनता है कर्तुम। कर्तुम का अर्थ होता है कर, करना, करने। जो विषय हमारे परमादरणीय विमलेंदु जी ने पढ़ाया उसी विषय के अंतर्गत और उन्हीं वाक्यों में तुमुन प्रत्यय को सम्मिलित करते हैं हम लोग। जैसे मैं, क्री धातु का प्रयोग है कर्तुम, पहला है उसका कर, शक धातु के साथ उसका प्रयोग करेंगे। मैं संध्या कर सकता हूं। सुनिए एक बार, मैं संध्या कर सकता हूं। आप लोगों ने पहले इसका प्रयोग देख भी लिया है। केवल इतना ही कहना होता मैं संध्या करता हूं, तो उसके लिए वाक्य बनेगा अहम संध्याम करोमि। लेकिन उसी में यदि ये लाना हो मैं संध्या कर सकता हूं तो अहम संध्याम कर्तुम शक्नोमि। दूसरा है करना, मैं संध्या करना चाहता हूं। इसका ही वही होगा, संस्कृत में कर्तुम ही होगा, चाहे वो कर हो, करना हो, करने हो। हिंदी में परिवर्तन हो जाते हैं। महोदय एकं प्रश्नमस्ति, क्षम्यताम्, एकं प्रश्नमस्ति महोदय, नमो नमः। भवतः उक्तमस्ति यत् कर सकता हूँ तो कर्तुं शक्नोमि, लेकिन यदि हम ये कहें कि अहम भोजनम कर्तुम् इच्छामि, तो भोजन करने के लिए इच्छुक हूँ या भोजन, मतलब फिर क्या अर्थ इसका होगा? मैं भोजन करना चाहता हूँ। अच्छा, करना चाहता हूँ। हाँ, मैं दूसरा वही बता रहा था आपको, ध्यान से सुनिए। जी।
जैसे कर्तुम में पहला है अर्थ उसका हिंदी में कर, दूसरा है करना, तीसरा है करने। पहले का हुआ मैं भोजन कर सकता हूं, अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। दूसरा है मैं भोजन करना चाहता हूं, अहम भोजनम कर्तुम इच्छामि। तीसरा है मैं भोजन करने जाता हूं, तो वहां होगा अहम भोजनम कर्तुम गच्छामि। जैसे आप लोगों के पास यदि गुरुजी की पुस्तक होगी, वहां पे गुरुजी ने सबसे ऊपर ये लिखा है तुमुन प्रत्यय का निमित्त अर्थात के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों का शक, इश, लग, गम, प्राप, ज्ञा तथा दा धातु के साथ प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा धातु है पठ, पढ़ने अर्थ में। तुमुन प्रत्यय में उसका बनता है पठितुम। तो उसका अर्थ होगा पढ़, पढ़ना, पढ़ने। क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं? इसका संस्कृत होगा किम अहम पुस्तकम पठितुम शक्नोना चाहता हूं, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि। तीसरा है मैं पढ़ने जाता हूं, अहम पठितुम गच्छामि। अर्थात तीनों के लिए केवल एक ही संस्कृत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तुमुन प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं, क्रियाएं बनती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यांत होते हैं। इसके आगे है गम धातु, क्षम्यताम वद धातु है, वदितुम। उसका अर्थ है बोल, बोलना, बोलने। सेम पहले जैसा ही है। मैं यहां बोल सकता हूं, अहम अत्र वदितुम शक्नोमि। मैं बोलना चाहता हूं, अहम वदितुम इच्छामि। मैं बोलने जाता हूं। आगे है गम धातु, गंतुम, जा, जाना, जाने। फिर आगे जैसे धातुएं तो बहुत है समय, परंतु मुख्य मुख्य जो है ज्यादा प्रयोग में अपने हैं, उसके विषय में यहाँ मैं दिग्दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है विशेषज्ञ जी, आपको मैं ठीक है। हाँ बोला जाए, हाँ बोला जाए। जैसे कि यहाँ ये तुमुन प्रत्यय के तीन अर्थ हिंदी से हुए, कर, करना, करने। तो कर से करता बन गया, करना से करना चाहता बन गया। तो इसे हिंदी में क्या अर्थ समझेंगे हम, करने इससे? जी जो तुमुन प्रत्यय के तीन हिंदी से अर्थ बने हैं कि कर, करना और करने। तो कर से कर सकता, करना से करना चाहता हूँ, और करने से फिर जो है पर्टिकुलर क्या अर्थ बनेगा करने, ये इसका हिंदी में क्या मतलब परिभाषा होगी? जैसे हाँ बताएं। जैसे मान लीजिए कि वाक्य, जैसे आप एक करने से खुद आप एक वाक्य बनाएं पहले, कि आपका प्रश्न क्या है क्लियर हो जाए। जैसे आपका प्रश्न है ना कि करने से हम क्या लेंगे। हाँ बोले, वाक्य बोले। जैसे हम पठितुम इच्छामि, तो पढ़ना चाहता हूँ, है ना। हम पठितुम पुनः, जैसे पढ़, ये तीन है, पढ़, पढ़ना, पढ़ने। तो अर्थ हमारे बोलने में तो आएगा हम पठितुम इच्छामि केवलम। तो फिर तीन अर्थ कैसे प्रतीत होंगे उसमें? नहीं, ये तीन अर्थ जो है ना, ये मतलब कहना ये है कि तुमुन प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं ना, ये इन अर्थों में होते हैं। जैसे आपने पठ धातु से तुमुन प्रत्यय किया
और पठितुम रूप बना तो उसका अर्थ होगा पढ़, पढ़ना, पढ़ने। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वाक्य में आपका पढ़, पढ़ना, पढ़ने तीनों आ जाए। जैसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ने जाता हूँ, तो पढ़ने आया कि नहीं आया? ऐसा है, एक सेकेंड, शायद पृष्ठा का अभिप्राय यह है कि पढ़ का प्रयोग आप कराएं तो वह पढ़ सकता है, सह पठितुम शक्नोति। प्रश्न पूछने वाले का शायद अभिप्राय ये हो तो उत्तर मिल गया है जी। अब हमारे विशेषज्ञ महोदय कुछ प्रकाश डाल रहे थे, अभी उनका प्रकाश पूर्ण नहीं हुआ है। विमलेंदु जी, पहले पांडे जी का हम सुनते हैं जी। जी आगे है पा धातु का पातुम। पातुम का अर्थ होता है पी, पीना, पीने। अब यहाँ पे कोई यदि ये कहना चाहे, सामने पानी रखा हुआ है। अरविंद जी जी मैं 1 मिनट रुकूंगा कि एक वो जो प्रश्न जिसने प्रश्न किया है उसका उत्तर दीजिए। पहले उसको बताइए कि पढ़ने से कैसे वाक्य बनेगा। पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने तीन जो अर्थ है, पहला जो अर्थ है जैसे पढ़ का ही लेते हैं, पढ़, गम का है जा, पा का है पी। लगभग प्रायः ये शक धातु के साथ में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। दूसरा वाला जो है पढ़ना, वो इस धातु के साथ में ज्यादा प्रयोग होता है। तीसरा है पढ़ने, वो गम धातु के साथ में ज्यादा इसका प्रयोग होता है। जैसे पहला है मैं पढ़ सकता हूं, अहम पठितुम शक्नोमि। दूसरा है मैं पढ़ना चाहता हूं, अहम पठितुम इच्छामि। तीसरा है मैं पढ़ने जाता हूं, अहम पठितुम गच्छामि। कुछ धातुएं और भी आती है, लेकिन मुख्यतया सामान्य रूप से तीन धातुओं का प्रयोग इन तीनों अर्थों में ज्यादा होता है। और बताएं कोई शंका हो तो। अब हमारे प्रशिक्षक महोदय आगे सुनिए। प्रणाम। जी धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मेरे विशेषज्ञ जी उन्होंने आपको तुमुन के प्रयोग के बारे में बताया। तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आज। हाँ, तो तुमुन में तुम बन, और जैसे हम वही आते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ने के लिए जाता है। एक वाक्य आप इसको ऐसे लीजिए कि एक एक धातु को पकड़िए और उसका तुमुन भी लीजिए और उसी से क्रिया भी लीजिए और तब वाक्य बनाइए, तो आपका कॉन्सेप्ट या आपकी शंका स्वतः दूर हो जाएगी। जैसे वह या बालक को लीजिए कि बालक पुस्तक पढ़ने के लिए जाता है, तो इस वाक्य में जाता है क्रिया है, बालक करता है और कहा जाता है तो पढ़ने के लिए। एक तरफ से संप्रदान भी है, लेकिन यहाँ तुमुन का प्रयोग को हम लेकर देखेंगे। तो बालक पुस्तकम पठितुम गच्छति, तो यहाँ पठितुम का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना। उसी प्रकार वे दोनों पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं या दो बालक पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बालकौ पुस्तकम पठितुम गच्छतः। बहुत सारे बालक पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बालकाः पुस्तकम पठितुम गच्छन्ति। उसी प्रकार तुम पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हो। मान लीजिए मैंने किसी से प्रश्न किया, तो तुम पुस्तकम पठितुम गच्छसि, तुम दोनों पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हो।
तो युवाम पुस्तकम पठितुम गच्छथः। किसी की आवाज आ रही है बहुत। पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। पीछे से आवाज आ रही है बहुत। उसी प्रकार तुम दोनों पढ़ने के लिए जाते हो, तो युवाम पठितुम गच्छथः, तुम सब पढ़ने के लिए जाते हो, यूयम पठितुम गच्छथः, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, अहम पठितुम गच्छामि, हम दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं, आवाम पठितुम गच्छावः, हम सब पढ़ने के लिए जाते हैं, वयम पठितुम गच्छामः। पीछे से वेद मंत्र की ध्वनि बहुत आ रही है, कृपा करके म्यूट कर लीजिए। चलें आगे चलें, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। अब दूसरी बात ये बतानी थी हमको कि लट लकार में सम का प्रयोग करने से तत्कालिक भूतकाल का भी अर्थ आने लगता है। जैसे भूतकाल के तो बहुत भेद हैं, वो आगे की कक्षाओं में आप सब जानेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कोई आ रहा है और आप उससे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा था, और आपने उत्तर दिया कि वह पुस्तक पढ़ रहा था। आप कॉपी में इस वाक्य को लिखिए, सुनने में वाक्य बड़ा लगेगा और भ्रम की स्थिति बनेगी। जैसे एक वाक्य लिखिए कि वह पुस्तक पढ़ रहा था। अब इस वाक्य में रहा क्रिया, पढ़ रहा क्रिया है, वह करता है, पुस्तक कर्म है। लेकिन आप तुरंत ही उसको देख के आए हैं, तो वह क्या कर रहा था? तो वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो तत्कालिक भूतकाल के अर्थ में लट लकार की क्रियाओं में सम का प्रयोग हम करते हैं। सह, तो उसका वाक्य हो जाएगा सह पुस्तकम पठति स्म, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। अगर मान लीजिए ये वाक्य आता है तो तुम पुस्तकम पठसी स्म। इस प्रकार हम लट लकार में प्रयोग बनाते हैं, और लट लकार में सम के लग जाने से तात्कालिक भूतकाल का भी बोध हो जाता है। अब मैं आता हूं दूसरे प्रकरण में। जैसे धातुएं कई प्रकार की होती हैं, सेत, अनित, वेत, तो उस प्रकार हम आते हैं। उसी प्रकार प्रश्नयी पद और आत्मनेय पद की धातुएं होती हैं। तो हमने आपको अभी प्रश्नयी पद का प्रयोग कराया, जिसमें टिप तस जी प्रत्यय लगे रहते हैं, इतना आप जाने, उनको हम प्रश्नयी पद कहते हैं। सामान्यतः आप जान लें, जैसे पठती में टिप लगा, पठ में टिप लगा तो पठती बना, तस लगा तो पठतः बना, अंति लगा या झी को अंत्य आदेश हो जाता है तो पठ में अंति लगा तो पठंती बना। उसी प्रकार अब हम आत्मनेय पद पे आते हैं, मन धातु को लेकर के। मन धातु का हम प्रयोग करेंगे। आवाज आ रही है ना? यस सर। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, चले हम चलते हैं। अब आत्मनेय पद की एक धातु उठाते हैं, मन धातु, और उसका रूप चलाते हैं। जैसे मान लीजिए उसका रूप चलेगा मन धातु का मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते। तो मन्यते प्रथम पुरुष एक वचन, मन्यते प्रथम पुरुष द्विवचन, और मन्यन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार मन्य से, मन्यथे, मन्यध्वे। तो मन्य से मध्यम पुरुष एक वचन, मन्यथे मध्यम पुरुष द्विवचन, और मन्यध्वे मध्यम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार मन्ने उत्तम पुरुष एक वचन, मन्यावहे उत्तम पुरुष द्विवचन, और मन्यामहे उत्तम पुरुष बहुवचन। जैसे वह बात मानता है, एक मन धातु को आप पकड़िए और वाक्य को बनाइए। जैसे वह बात मानता है, तो वह यहाँ पे करता है, बात यहाँ पे कर्म है, और मानता है यहाँ पे क्रिया है। तो वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो वह की संस्कृत हो जाएगी सह। बात जो है स्त्रीलिंग है, वार्ताम हो जाएगा वहां पे, कर्म में द्वितीया होती है तो, और वहां हो जाएगा मन्यते। तो सह वार्ताम मन्यते, वह बात मानता है, वे दोनों बात मानते हैं। तो तौ वार्ताम मन्यते। अब मन्यते क्यों हुआ? क्योंकि जो
कर्ता है वह प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होकर के मन्यते हो गई। देखिए हमारे वहां पीपीटी में लाल कलर करके आपको दिखाया भी जा रहा है, वहां ध्यान दीजिए। तो मन्यते प्रथम पुरुष एक वचन, वह बात मानता है, सह वार्ताम मन्यते, वे दोनों बात मानते हैं, तो तौ वार्ताम मन्यते, और वे सब बात मानते हैं, तो वहां हो जाएगा ते वार्ताम मन्यन्ते। और मैंने पहले बताया कि पठ धातु जो था वह प्रश्नई पद था। अभी हम आत्मनेपद का मन धातु का रूप आपको चला के, क्योंकि थोड़ा धातुओं में भी अंतर आता है, तो आपको देख के ये ना लगे कि यहाँ पठती, बदती, गच्छति, करोति सब एक जैसा है और नीचे ये अलग है, तो किस रूप में है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अलग धातु का भी अभ्यास करा रहा हूँ। आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? आगच्छति महोदय, ध्वनि आगच्छति। और बात भी समझ में आ रही, और बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है महोदयः, एका शंका वर्तते मम मनसि। अहं कारयामि यत् कर्तृवाच्यस्य धातु मन धातु तथा च कर्मवाच्यस्य मन धातु एकैव अस्ति अथवा पृथक् पृथक् अस्ति? रूपम समान रूपेण चलति। कर्मवाच्ये याः क्रियाः भवन्ति तासां क्रियाणाम् अतेषां धातूनां रूपाणि मन धातुवत् चलन्ति। प्रयोग भी उसी तरह से होगा, जैसे वह बात मानता है और उसके द्वारा बात मानी जाती है, तो ये मन्यते नहीं, तो वहां पे कर्मवाच्य का नियम अलग है, तो जब कर्मवाच्य की बात होगी तब आप उसकी बात करेंगे। वहां पे कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है, और यहाँ पे कर्ता में प्रथमा रहती है। धातु रूप वैसे ही रहेंगे कर्मवाच्य के और आत्मनेपद के? नहीं, धातुओं में परिवर्तन होगा, लेकिन कर्मवाच्य के अधिकांश धातुओं के रूप मन धातु के समान ही चलते हैं। नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे आत्मनेपद की जो धातुएं हैं वही कर्मवाच्य की धातुएं मानी जाएंगी, रूप एक जैसा ही चलेगा? हाँ, तो रूप ऐसा ही चलेगा। जी ठीक। शुभ नमस्ते। शुभ नमस्ते। ठीक है। अब त्वम है, तो तुम बात मानते हो, तो त्वम वार्ताम मन्यसे। ठीक है, तुम दोनों बात मानते हो, तो इवाम वार्ताम मन्येथे। तुम सब बात मानते हो, तो यूयम वार्ताम मन्यध्वे। ये सब क्लियर होते चल ही रहा होगा आप लोगों को। उसी प्रकार मैं बात मानता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना वाक्य में अहम मन्ने, मैं मानता हूँ, तो मानना अनुमान के अर्थ में खैर है, तो अहम वार्ताम मन्ने, हम दोनों बात मानते हैं, तो अवाम वार्ताम मन्यावहे, हम सब बात मानते हैं, तो वयम वार्ताम मन्यामहे। तो इस प्रकार मन्यते मन्यते मन्यन्ते, मन्यसे मन्यथे मन्यध्वे, मन्ये मन्यावहे मन्यामहे, इस प्रकार इस धातु का रूप और उसका प्रयोग भी होता है। दूसरा एक लकार था लिट लकार। लिट लकार, तो उसको भी देख लेते हैं। लिट लकार का प्रयोग जो है भविष्यत काल के अर्थ में होता है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हाँ, जो उत्तम पुरुष का है ना, फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम, जिसकी हिंदी होती है मैं। तो अहम, मैं बात मानता हूं, अगर वाक्य है तो मानता हूं क्रिया है। क्या मानता हूं? बात को मानता हूं, तो बात कर्म है, और कौन मानता है? तो मैं मानता हूं। तो अब इसको हमने आपको बताया था कि कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया होती है, तो चूंकि मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो मैं की संस्कृत हो गई अहम, वार्ताम कर्म है तो वार्ताम हो गया। अब क्रिया जो है मन्ने हो जाएगी। ये जो मन्ने क्रिया हो रही है ना, वह अहम को लेकर के हो रही है। क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। उसी प्रकार आवाम वार्ताम
मन्यावहे, हम दोनों बात मानते हैं। और उसी प्रकार बहुवचन में वयम वार्ताम मन्यामहे, हम सब बात मानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जी गुरुजी। ठीक है, चलिए। तो मैं कह ये रहा था कि हम लोग दूसरा लकार लिट लकार पढ़ेंगे, और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के अर्थ में होता है। जैसे जिस प्रकार लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो रहा था, उसी प्रकार लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के अर्थ में होगा। जैसे मान लीजिए, मैं पुस्तक पढ़ूं, वह पुस्तक पढ़ेगा। एक वाक्य बनाइए कि वह पुस्तक पढ़ेगा। तो पुस्तक यहाँ पे कर्म है, पढ़ेगा क्रिया है, और कौन पढ़ेगा? तो वह पढ़ेगा, वह करता है। तो रूप होगा सह पुस्तकम पठिष्यति। अब स वह की संस्कृत स हो गई, पुस्तकम कर्म है, तो आप समझ ही रहे हैं, मैं शुरू से कहते चला आ रहा हूँ, पुस्तकम हो गया। और पठिष्यति अर्थात पढ़ेगा। उसी प्रकार वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, तो तौ पुस्तकम पठिष्यतः। उसी प्रकार वे सब पुस्तक पढ़ेंगे, तो ते पुस्तकम पठिष्यन्ति। तो स अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब। उसी प्रकार एक वाक्य लीजिए कि तुम पुस्तक पढ़ोगे। तो पढ़ोगे क्रिया है, क्या पढ़ोगे? तो पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तक कर्म है। पुस्तकम पठिष्यसि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों हुआ पठिष्यसि? क्यों हुआ? पठिष्यति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पठिष्यसि मध्यम पुरुष का करता है और पठिष्यति प्रथम पुरुष का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्तम, बहुत सुंदरम। तो त्वम पुस्तकम पठिष्यसि। उसी प्रकार तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे, तो युवाम पुस्तकम पठिष्यथः। तो अब यहाँ पठिष्यथः, पठिष्यथः क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता जो है हमारा तुम दोनों पे है, तुम दोनों। और ये तुम दोनों जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो युवाम पुस्तकम पठिष्यथः, तुम सब पुस्तक पढ़ोगे। पढ़ोगे क्रिया, पुस्तक कर्म, कौन पढ़ेगा? तो तुम सब पढ़ोगे। तो तुम सब जो है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तुम सब की संस्कृत हो जाएगी यूयम, पुस्तकम एज यूजुअल रख देंगे। और पठिष्यथः, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि। अब मान लीजिए पुस्तक की जगह आप अनुवाद आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ कर दीजिए कि मैं अनुवाद पढ़ूंगा। अब ये अनुवाद में द में अ है, अकारांत है। बालक का रूप हमने आपको शुरू में सिखाया था, बालक के समान चला लीजिए। बालकः बालकौ बालकाः बालकम। तो जो बालकम द्वितीय एक वचन का रूप बन रहा है ना, बालक को, तो उसी प्रकार मैं अनुवाद पढ़ूंगा। पढ़ूंगा क्रिया है, क्या पढ़ूंगा? अनुवाद पढ़ूंगा। तो अनुवाद कर्म हो गया। और कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा, तो मैं करता हो गया। तो अहम अनुवादम पठिष्यामि। अब बालक के समारूप चलाइए, अनुवाद अनुवादौ अनुवादाः अनुवादम। उसी प्रकार हम दोनों अनुवाद पढ़ेंगे, तो आवाम अनुवादम पठिष्यावः। उसी प्रकार हम सब अनुवाद पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और परिवर्तन कीजिए, इतना मैंने आपको प्रयोग करा दिया है। हम सब संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे। मान लीजिए तो कि हम सब संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे, तो हम सब क्या हो जाएगा? वयम। वयम क्यों होगा? कोई बताएगा वयम क्यों होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन। बहुत सुंदर, उत्तम पुरुष का बहुवचन। बहुत सुंदर। तो वयम अनुवादम पठिष्यामः। पठिष्यामः होगा कि पठिष्यावः होगा? पठिष्यामः। पठिष्यामः। पठिष्यावः कि पठिष्यामः? पठिष्यामः। पठिष्यामः। तो बहुत सुंदर, हम सब अनुवाद
पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम धातुओं के रूप चलाते हैं और धातुओं का प्रयोग भी करते हैं। एक चीज छूट गया था, जैसे पढ़ाना था शब्द रूप में भी मुनि, मुनि और पति को। तो मुनि इकारांत में है, पुल्लिंग है, उसका भी रूप आप चला लेंगे। तो मुनि का प्रथमा एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि, बहुवचन में मुनयः। तो मुनि, मुनि, मुनयः। जैसे मुनि पुस्तक पढ़ेंगे, मान लीजिए कि मुनि शब्द को लीजिए और इसी वाक्य को बनाइए, मुनि पुस्तक पढ़ेंगे। तो इस वाक्य में मुनि क्या है? करता है। किस पुरुष का है मुनि? मध्यम पुरुष का, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। बहुत सुंदर। तो मुनि पुस्तकम पठिष्यति। अब दो मुनि पुस्तक पढ़ेंगे। मुनि पुस्तकम पठतः। पठिष्यतः। बहुत सुंदर। और बहुत सारे मुनि पुस्तक पढ़ेंगे तो पठिष्यन्ति। बहुत सुंदर। तो इनका रूप हम चला लेंगे। रूप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए आप। प्रथमा में चलता है मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनिन। तो मुनिम जो है द्वितीय एक वचन है, मुनि द्वितीय द्विवचन है, मुनिन बहुवचन है। उसी प्रकार मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। मुनिना जो है तृतीय एक वचन है, मुनिभ्याम तृतीय द्विवचन है, मुनिभिः तृतीय बहुवचन है। जब मैं तृतीय बोलता हूं तो तृतीय से आप तृतीय विभक्ति समझेंगे। उसी प्रकार मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुनये चतुर्थी एक वचन, मुनिभ्याम चतुर्थी द्विवचन, मुनिभ्यः चतुर्थी बहुवचन। मुने है, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुने है पंचमी एक वचन, मुनिभ्याम पंचमी द्विवचन, और मुनिभ्यः पंचमी बहुवचन। मुने है, मुन्यो, मुनीना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यह मुनि की पुस्तक है, मान लीजिए लट लकार अभी हमने आपको बताया ना, क्या मुनि की पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य हमने दिया कि मुनि की पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है क्रिया हो जाएगी, पुस्तक कर्म, और पुस्तक का संबंध किससे है? तो मुनि से है। तो मुने है पुस्तकम पठति। दो मुनियों की पुस्तक पढ़ता है, तो मुन्यो हो पुस्तकम पठति, पठता। अब बहुत सारे मुनि पुस्तक पढ़ते हैं, नहीं, मुनियों की पुस्तक पढ़ता है, तो मुनि नाम पुस्तकम पठति। पठति, पुस्तक का संबंध मुनि से है। मैं ये संबंध कारक आपको बताना चाह रहा हूँ विभक्ति के रूप में कि वह मुनि की पुस्तक पढ़ता है। तो सह मुने है पुस्तकम पठति। चाहे वह मुनि की पुस्तक है, मान लीजिए कोई पुस्तक रखी हुई हो, कोई पूछे किसकी है, तो ये किसी महाराज जी की पुस्तक है, तो महाराज जी की आप एक मिनट के लिए मुनि मान लें, संत मान लें। तो मुने सह मुने है पुस्तकम अस्ति। इस प्रकार मुने है, मुन्यो हो मुनि नाम। सप्तमी में मुनौ, मुन्यो हो मुनिस्तु। मुनौ सप्तमी एक वचन, मुन्यो हो सप्तमी द्विवचन, मुनिस्तु सप्तमी बहुवचन, और संबोधन मुने, मुनि, मुनयः। तो इस प्रकार आपका, मैं अब पाठ को कंक्लूड करता हूं। इस प्रकार हमने आज के पाठ में तीन चीजों को पढ़ा। शब्द रूप को पढ़ा, शब्द रूप में हमने बालक को पढ़ा, विभक्तियों के कारक के चिन्ह को हमने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पै पर संबोधन है अरे अरे। और उसके बाद हमने वर्तमान काल में लट लकार को पढ़ा। लट लकार में हम जाने कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। लट लकार में सम के प्रयोग से तात्कालिक भूतकाल का अर्थ आता है। और फिर हमने तुमुन प्रत्यय को पढ़ा, पठितुम, गंतुम। हमारे विशेषज्ञ ने आपको पढ़ाया भी कि वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ना चाहता है, ऐसा पठितुम इच्छति, इस प्रकार से। और फिर हमने लिट लकार को पढ़ा भविष्यत काल के अर्थ में, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, इस रूप में। तो अब मैं इस सत्र के विशेषज्ञ आदरणीय विजय बिहारी पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। आदरणीय पांडे जी।
थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल जी। लट लकार के प्रयोग में जैसे वह पढ़ता है तो सा पठती, तो हिंदी में थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दे। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, इसका भी संस्कृत सेम ही होता है। वह जाता है स गच्छति, वह जा रहा है स गच्छति, वह जा रही है सा गच्छति। कर्ता में परिवर्तन हो जाएगा लिंग के अनुसार, नहीं क्रिया सेम ही। थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल दें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए जैसे लट लकार में ना वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, तो ये जो बनेगा ना, तो पढ़ रहा था के लिए तो हमने बता दिया कि तात्कालिक वर्तमान काल के अर्थ में सम का प्रयोग होगा, लेकिन वह पढ़ता है या पढ़ रहा है उसके लिए हम उसी क्रिया को लेते हैं कि सह, वह पुस्तक पढ़ रहा है तो सह पुस्तकम पठति, वह गीत पढ़ रहा है तो सह गीतम पठति, क्या वह गीत गा रहा है या वह गीत गाता है तो सह गीतम गायति। तो गा रहा है कहिए या गाता है कहिए, उसके लिए सामान्यतः अभी आप जानिए, आगे तो चल करके इसके लिए सत्री का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्यतः आप ये जानिए कि वह गीत गा रहा है या वह गीत गाता है, इसके लिए हम सह गीतम गायति। वह लेख लिख रहा है या वह लेख लिखता है तो सह लेखम लिखति। इस प्रकार इन धातुओं का प्रयोग उन उन अर्थों में होता है। अब आप लोगों को, हमारे जो अध्येता लोग हैं, जो पाठक लोग हैं, अगर अब आपको कुछ प्रश्न हो या कुछ जिज्ञासा हो या बात कहीं समझ में ना आई हो, तब हमारा टाइम पूरा हो चुका है। अब आप अपने जहां जहां आपको संदेह या कंफ्यूजन है, अब आप अपनी बात को पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। महोदय, ये मुनि शब्द का जो बताया अभी आपने, तो मुनि ने पुस्तक पढ़ी और ये ठीक है, इसका देखिए हिंदी ठीक है, देखिए ठीक है, आइए। जैसे हमने आपको कहा था शुरू में कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता निर्धारित है, कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता निर्धारित है। उन दो के सिवा जितने बचेंगे वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तो अगर मुनि पुस्तक पढ़ता है, वाक्य अगर आप लेंगे कि मुनि पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में मुनि कर्ता होगा, पुस्तक कर्म होगा और पढ़ रहा है क्रिया होगी। तो वहां वाक्य बनेगा मुनि पुस्तकम पठति। मुनि पुस्तक पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए कि दो मुनि हैं और एक संत आए और हमने पूछ दिया कि अगले महाराज जी क्या कर रहे थे या मुनि जी क्या कर रहे थे, तो वहां पे हमने बताया कि तात्कालिक भूतकाल के लिए सम का प्रयोग करते हैं। तब वहां वो बोलेंगे, बनाएंगे हम वाक्य को कि मुनि पुस्तकम पठति स्म, तो तात्कालिक भूतकाल के अर्थ में हम सम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुए आप? नहीं, प्रश्न ये नहीं था महोदय, मुनि ने पुस्तक पढ़ी तो क्या भूतकाल में चला जाएगा, मुनि ने कर्ता में ही रहेगा? पुस्तक, अब ये तो भूतकाल की बात हो गई, और चूंकि हम वर्तमान काल और भविष्य काल पढ़ा रहे हैं आज, तो वहां पे उस तो चर्चा ही नहीं है। पढ़ी तो शब्द रूप जो अभी आपने बताए मुनि शब्द के, तो प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह है, द्वितीया में को है। अच्छा ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। वहां पे मेरा कहना ये था ना, हम उदाहरण ये देना चाह रहे थे कि जैसे मुनि की पुस्तक है, जैसे कोई पुस्तक मान लीजिए लाइब्रेरी में रखी हुई है और किसी ने पूछा कि वह किसकी, वो जो पुस्तक उठाए हो ना, वह मुनि की पुस्तक है। तो पुस्तक का संबंध किससे है? मुनि से है। वो कारक को बताने के लिए हम बता रहे थे कि मुनि है पुस्तकम। मेरा अभिप्राय वहां पे ये था। मुनि ने पुस्तक पढ़ी, इसका ये मुनि पुस्तकम पठितवान हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा, वो तो प्रत्यय हो गया, क्योंकि मेरा जी बिल्कुल अफटत भी होगा, क्योंकि मेरा प्रसंग आज वहाँ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा था। जी बहुत सुंदर। आज की कक्षा यही पूर्ण होती है।
और विशेष बातें कुछ हमारे विशेषज्ञों ने बड़ी ही सावधानी से बताई है, लेकिन मैं भी कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूँ। ये जो दोनों पुस्तकें हैं आपके सामने, शब्द रूपावली और धातु रूपावली, आज के लिए बालक, मुनि और पति, ये 3 शब्द रूप निर्धारित थे, जिसका स्क्रीन शेयर भी आपको किया गया था और आपके ग्रुप में संभवतः यह भेजा भी गया था। तो इन तीनों शब्दों को और इनके समान जितने भी शब्द बनते हैं उनका भी अभ्यास कर लेना चाहिए। जितने शब्द आप याद करेंगे आपके काम की चीज होगी। तीसरी बात है, ये जो धातु रूपावली आपके सामने थी, इसमें मुख्य रूप से 24 धातुओं का प्रयोग किया गया है। इस पे विशेष ध्यान देना है। 20 धातुएं आपकी हैं परस्मैपदी और 4 धातुएं लगभग आत्मनेपदी हैं। सबको कंठस्थ करना है और आप देखेंगे सह के नीचे जितनी धातुएं दी, अभ्यास करिए। सह पठति, गच्छति, लिखति, ददाति, ये 24 धातुएं, मन्यते, याचते, शेते, इनका एक नीचे की तरफ आप सीधे बनाते चले आए। इसके बाद तौ में ते, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, एकदम एक लकीर के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आप इन 24 धातुओं को बड़ी बारीकी से याद कर लें, आपका सारा कार्य इसमें हो जाएगा। सारा कार्य कहने का मतलब अधिकाधिक कार्य। इसी तरह हमारे विशेषज्ञों ने आपसे बताया कि सह पठति स्म, वह पढ़ता था। सह लिखति स्म, वह लिखता था। अहम लिखामि स्म, मैं लिखता था। ऐसा आप स्म का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का पूरा ध्यान रखें, जिस लकार, जिस विषय वस्तु की चर्चा हो उस दिन उसी पर चर्चा केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करें, तो आपका पाठ और आपका अभ्यास बड़ा सुदृढ़ हो जाएगा। इसके साथ ही दृढ़ लकार का भी प्रयोग कराया गया। सह पठिष्यति, बालकः पठिष्यति, अहम पठिष्यामि, त्वम पठिष्यसि, इनमें भी 24 धातुओं का ही क्रम है। विशेष रूप से देखना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। दृढ़ लकार तो बड़ा ही सरल है, एक याद करेंगे सब याद हो जाएगा। जैसा कि हमारे प्रशिक्षक महोदय ने मन धातु के रूप पर प्रकाश डाला, मन धातु का रूप आप याद कर लेंगे तो कर्मवाची के रूपों को याद करने में बड़ी सरलता होगी। अवश्य याद कर लें। इसके साथ ही आपको तुमुन और अक्तवा, ल्यप, ये 3 प्रत्यय पढ़ने थे। सह पठितुम गच्छति, सह पठितुम इच्छति, सह पठितुम लगति, सह पठितुम शक्नोति। शक, इस, लग, गम, इनका प्रयोग विशेष रूप से तुमुन के साथ होता है। पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, हसित्वा, वदित्वा, उक्त्वा, खादित्वा, इनका भी प्रयोग आज के पाठ्यक्रम में था। मैं समझता हूं कि यह पाठ्यक्रम 2 महीने का है, लेकिन आप जिज्ञासुओं के इस कार्य को और उत्साह को देखते हुए हमने 1 महीने में इसको समेटा है। अतः हम दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अधिक से अधिक परिश्रम करें और इन्हें याद करें। आइए आज की इन संवादों के साथ आज की कक्षा पूर्ण होती है। अब हमारे चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी 2 से 3 मिनट तक अपना प्रकाश डालेंगे और फिर कार्यक्रम संपूर्ति की ओर होगा। धन्यवादः। किमपि तथा वक्तव्यं नास्ति। ओके, बाय सर, बाय। बहु सम्यक्तया अद्य तनी कक्षा अभवत्, अतः केवलम् एतदेव वक्तव्यमस्ति। 7:00 अस्माकं कक्षा चलति, अतः कृपया सर्वे जिज्ञासवः समयेन अत्र आगच्छन्तु। मध्ये मध्ये आगच्छन्ति गच्छन्ति, तेन किं भवति, सर्वेषां तत्र ध्यानभङ्गः भवति। अतः श्वस्तनतः सपाद 7 ततः अवरुद्धं करिष्यते, इत्युक्ते ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब 7:15 के बाद आप जुड़ेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, वहां लिखेगा कि बंद है। तो यह एक अनुशासन को देखते हुए, मैं देख रहा हूं बार बार उनको एंट्री करनी पड़ रही है, स्क्रीन पे आ रहा है, तो जो पढ़ा रहे होते हैं उनको दिक्कत होती है। एक बार आकर कोई अगर बाहर हो जाते हैं नेटवर्क समस्या के नाते, तो तदर्थम समूहे यदि भवन्तः लेखिष्यन्ति चेत पुनः योजनम भविष्यति। तीसरा निवेदन है कि कृपया जो नाम आपने लिखा है उसी नाम को आप अपने यहाँ एंट्री करके लिखें। कुछ लोगों का अपने डिवाइस का नाम यहाँ ओप्पो या रेडमी
इस तरह करके दिखा रहा है, तो आप अपने नाम से जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सभी एक परिवार हैं, हम सभी एक मित्र हैं। तो संभूय पठनीयम संभूय किमपि करणीयम संभूय वाक्यानि वदामः इति निवेदनमस्ति। जयतु संस्कृतम अग्रे उद्घोषः भवेत्। और आज से एक अपना विशेष लिंक होगा जो सिर्फ समूह में जुड़े। हाँ भैया, हाँ बोलें, स्वागत है, प्रणाम जी, नमस्कार। जैसे अभी आपने कहा कि 7:15 पे अवरुद्ध हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। मैं यहाँ बहुत अनुशासन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि वह समय आप 7:05 रखें। बहुत बढ़िया, बहुत 7:05 रखें। देखें, ध्यान दें, मैं पिछले 5 दिन से लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कक्षा का निरीक्षण कर रहा हूँ। यदि हम अनुशासन विषयक नियम नहीं बनाएंगे तो इस कक्षा में मैं देख रहा हूँ अनेक स्थान के कुछ अध्यापक जुड़े हुए हैं, कुछ संस्कृतेतर लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ बहुत कम आयु के बच्चे जुड़े हैं, कुछ बहुत अधिक आयु के लोग जुड़े हुए हैं, और उन सबकी निष्ठा है इन कक्षाओं के प्रति। तो यह अनुशासन ही है जो सबको एक में बांधेगा और अनुशासन पर विशेष ध्यान दें। तो पहली बात तो यह है कि जो प्रतिदिन की कक्षा का समय है वो 7:05 पर अवरुद्ध हो जाए। यह निवेदन है सबसे कि 7 से 7:05 के बीच तक आ जाएं, क्योंकि यदि हम 7:15 रखेंगे तो 15 मिनट तो हमारी कक्षा का गया। तो ये, और कुल 1 घंटे की कक्षा है। दूसरा, आप लोग कुछ इस प्रकार का प्रयास करें अरविंद जी कि ग्रुप में ही ये निवेदन डाल दें, प्रार्थना डाल दें, ये सूचना डाल दें कि जो हमारे आगामी प्रशिक्षक हैं वह अपने पाठ, दो बातें हैं इस विषय में। जो आगामी प्रशिक्षक हैं वह पूर्व दिवस की कक्षा के अंतिम 15 मिनट शामिल हो लें। मान लिया जैसे आज विमलेंदु जी की कक्षा है और कल जिस प्रशिक्षक की कक्षा कल होगी वह आज की कक्षा में 15 मिनट, अंतिम के 15 मिनट में शामिल हो ले, तो उसको पता चल जाएगा कि अंत में क्या पढ़ाया गया, कहाँ तक बात पहुंची थी। और अपने अगले दिन के विषय को इस प्रकार तैयार करे कि उसका विषय 1 घंटा अथवा 1 घंटा 5 मिनट में कंक्लूड हो जाए, क्योंकि इस कक्षा में अनेक ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना 1 घंटे का समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। तो हम प्रयास करें कि चूंकि हमारी कक्षाएं बड़ी, पाठ हमारे बड़े छोटे छोटे दिए गए हैं, तो सब लोग, जैसे आज विमलेंदु ने बहुत अच्छा वितरित किया था अपना, उसका 3 भाग में, इन लोगों ने कंक्लूड भी बहुत अच्छा किया। थोड़ा समय विलंब, रोज मैं देख रहा हूँ समय विलंब हो जाता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा। तो जो अध्येता हैं, छात्र हैं, उनसे निवेदन है कि वो 7 बजे तक आ जाएं अथवा 7:05 तक, उसके बाद एंट्री अवरुद्ध कर दी जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रशिक्षकों से यह आग्रह है, निवेदन है कि वह अपने पाठ की इस प्रकार तैयारी करके आवें, क्योंकि एक ही दिन उनको पढ़ाना है, तो इस प्रकार तैयारी करके आवें कि वह 1 घंटे 5 मिनट में अथवा 1 घंटे से पहले ही 50 मिनट में ही कंक्लूड हो जाए उनका। 10 मिनट प्रश्न इत्यादि के लिए, चर्चा इत्यादि के लिए रह जाए, कुछ वक्तव्य इत्यादि के लिए रह जाए तो अच्छा रहेगा। आशा है आप लोग मेरे इस विचार को अन्यथा नहीं लेंगे और कल से इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि अनुशासन ही हम सबको एक सूत्र में बांधेगा। जितने कक्षा में बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी संख्या और बड़ा उत्साहजनक है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप अभी पटल पे सभी लोग अपने पर्यवेक्षक के रूप में अग्रज आदरणीय डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी को सुन रहे थे, और तो आप सब लोगों ने सुना ही, विश्वास है, निवेदन है कि इसका हम सभी पालन करेंगे। और 6:30 बजे से अभ्यास चलता है, उसमें अभ्यास के लिए पूर्व में आ जाएंगे, और विशेष करके जो लोग सबके जुड़ने पर नहीं अभ्यास कर पा रहे हैं वो ठीक 6:30 बजते ही जुड़ जाएं, ताकि उनका अभ्यास पहले हो जाए। तो ऐसा करके 6:30 से अभ्यास हम लोग करेंगे और ठीक 7 बजे हम लोग की कक्षा आरंभ हो जाएगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि पूर्व कक्षा के पहले आ जाएं, तो आपके कहते ही कल की कक्षा के प्रशिक्षक और विशेषज्ञ दोनों लोग जुड़ चुके हैं, तो दोनों लोगों का स्वागत है। और लेकिन प्रदीप भैया का कहना है कि 10 मिनट और पहले आ जाया करें। हाँ, उससे ये होगा कि आज की कक्षा में छात्र कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या पाठ उनको पढ़ाया गया, उसका लिंक हो जाएगा कल उनसे। तो स्वागत है, कल की कक्षा में रहेंगे। और कल से चंद्रकांत जी, कल से एक नया लिंक दिया जाएगा जो सिर्फ ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के प्रवेश के लिए,
और हमारे क्योंकि विशेष आप शेयर अतिथि नहीं करेंगे, कोई वो लिंक केवल आपके लिए रहेगा, आप लोग उससे जुड़ेंगे। तो और हमारे विशेष अतिथियों का हार्दिक स्वागत सदैव रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चंद्रकांत जी अब नगरे नगरे ना, नगरे नगरे। हाँ जी, हाँ, ये आज हमारे शंभू तिवारी जी ही नगरे नगरे करेंगे। शशिकांत जी का एकादशी व्रत चल रहा है, तो आज आए हमारे बिब्लेन्दु भ्रातरः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति यदि ते सन्नद्धाः। नहीं करो करो तो भगवान करो। हाँ। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणे, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम। जयतु संस्कृतं विजयतां भारतम्। सादरं नमो नमः गच्छामः। अद्य अस्माकं अग्रजवर्याः डॉक्टर अनन्तमणि त्रिवेदी महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं। प्रणमामि अहमपि। आमां सादरं प्रणम्यन्ते आचार्याः। नमो नमः नमो नमः। बहु सुंदरम अद्यतनं रिकॉर्डिंग ऑफ सुंदरम क्रियताम् सर्वमासीत्। श्वः